आज हमारे साथ हैं श्री ब्रज खंडेलवाल जी, जो हमारे शहर आगरा के जाने माने पर्यावरणविद तथा वरिष्ठ पत्रकार हैं। खंडेलवाल जी ने पिछले 45 सालों में पत्रकारिता करते हुए अनेक देशी तथा विदेशी समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के साथ कार्य किया है। खंडेलवाल जी ने पर्यावरण पर 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, टूवर्ड्स न्यू एनवायरनमेंट एंड ताजमहल इन पॉल्यूशन कॉर्डन। तो आइए बात करते हैं श्री ब्रज खंडेलवाल जी से। नमस्कार सर। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट थी, टॉप 20 शहरों की। उसमें से 13 शहर भारत के थे और आगरा भी उसमें 19वें स्थान पर था। तब से कई ऐसी पिछले 1 साल के दौरान कई खबरें आई हैं जिसमें बताया कि एयर पॉल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है आगरा में, और आज सुबह के अखबार में भी एक न्यूज़ थी। तो इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? स्थिति तो नेचुरली बहुत ही चिंताजनक है, अफसोसजनक भी है, क्योंकि प्रदूषण का सीधा प्रभाव हेल्थ के ऊपर पड़ता ही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये प्रदूषण क्यों हो रहा है। इसके 2-3 मुख्य कारण है। पहले तो वो समझना ज़रूरी है। एक तो आगरा और आगरा के चारों तरफ बहुत लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। उसमें धूल मिट्टी उड़ना स्वाभाविक है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इनर सिटी रिंग रोड बन रहा है, फिर बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, हर तरह का निर्माण हो रहा है। उसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ रही है। दूसरा कारण यह है कि जो ग्रीन कवर था वो लुप्त हो रहा है, घट रहा है दिन पे दिन। पेड़ कट रहे हैं, हरियाली भी कम हो रही है। तीसरा कारण है कि हमारे जो वाटर बॉडीज थे, नदी हो या तालाब, ये भी धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। लेवलिंग करके उनके ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। इसके अलावा आगरा से जो रेगिस्तान लगा हुआ है, उस सीमा पर एक नेचुरल अवरोधक था, दीवार थी, अरावली रेंजेस। उसमें बेतहाशा खनन हो रहा है गैरकानूनी, और उन्होंने बड़े बड़े गैप्स कर दिए हैं। तो जो पश्चिमी हवा आती है रेगिस्तान से धूल मिट्टी लेकर के, वो बिना रोक टोक के सीधे आगरा में हिट कर रही है, और टनों यहाँ पर मिट्टी गिर रही है। कोई मिट्टी जो भी हम जब भी झाड़ते हैं घर को, जो मिट्टी निकलती है वो यहाँ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, उड़ कर आई है। इसके बेसिकली 2 कारण हैं कि एक तरफ ड्राई यमुना का रिवर बेड है, दूसरा रेगिस्तान से जो मिट्टी आ रही है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ व्हीकल्स, सड़क के ऊपर वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। और फिर कई यहाँ से ट्रंक रोड्स निकलते हैं, नेशनल हाईवेज निकलते हैं, उन पर हज़ारों की संख्या में रोजाना ट्रक्स निकलते हैं। इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया भर का उत्सर्जन हो रहा है। ये सीधा पॉल्यूशन के जो लेवल्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को तोड़ता हुआ भाग रहा है, दौड़ रहा है। और ये इसका सीधा सीधा लिंक है विकास से जी। जब आप विकास की बातें करते हैं, विकास के प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये तो होना लाजमी है। इसको आप कैसे रोकेंगे, कैसे बचेगा? लेकिन अगर लोगों की हेल्थ का ख्याल रखना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, नदियों में पानी लाना पड़ेगा, झीलों में पानी भरना पड़ेगा, और जो एनवायरमेंटल लॉज हैं देश के, उनको बड़ी सख्ती से लागू करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। सर, रिवर कनेक्ट अभियान से आप जुड़े हुए हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। रिवर कनेक्ट अभियान हमने पिछले, अब इसको 2 साल हो जाएंगे इस अप्रैल को, शुरू किया था, क्योंकि हमें लगा कि आगरा शहर के जो बासिंदे हैं वो भूल ही गए हैं। एक नदी भी थी यहाँ, उधर मुंह मोड़ के भी नहीं देखते हैं। तो हमने सोचा कि किसी ज़माने में एक जीवंत संस्कृति इसके किनारों पर टिकी हुई थी। सारे मेले, तमाशे, त्योहार सब मनाए जाते थे नदी किनारे। लेकिन वो धीरे धीरे नदी उजड़ गई, वेस्टलैंड हो गई, और लोग रूठ गए, तो एक डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोगों को दोबारा से नदियों के घाटों पर लाया जा सके। उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल एक शाम को रोज़ाना आरती करने की प्रक्रिया शुरू की। एक एतमादुल्लाह व्यू पॉइंट पार्क भी बनाया, और 2 साल हो गए इसको चलते चलते,
और इससे अच्छे परिणाम इस रूप में आए हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और ज़्यादा संवेदनशीलता हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रति बढ़ी। पुराने समय में भी हम सर देखें ऐतिहासिक तौर पे जो मानवता का विकास हुआ है वो अक्सर नदियों के किनारों पर ही हुआ है। लेकिन अब आजकल जब ज़्यादातर नदियाँ सूख रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, तो नेचुरली जो आदमी का जो मानव जीवन का अस्तित्व है वो भी खतरे में है। ऐसे में नदियों को कैसे पुनर्जीवित करके मानव जीवन का अस्तित्व बचाया जा सकता है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही उनको सींचा गया है, वहीं पर पोषित हुई हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या इजिप्ट हो और भी अन्य देश हैं। नदियाँ कई तरीके से हमारे काम आती हैं। एक तो लाइफ लाइन है ही है क्योंकि पानी पीने के लिए देती हैं। पहले ज़माने में नेविगेशन भी नदियों के थ्रू ही होता था, सारा यातायात वगैरह। फिर जो रेन वाटर होता है उसकी एक्स्ट्रा निकासी के लिए भी नदी काम आती थी बारिश के। और उसका एक बड़ा कारण है कि पानी की बेतहाशा खपत हो रही है। हमारा जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल है इसमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पुराने ज़माने में सिंपल लाइफ था, लोग कम नहाते थे, काफ़ी संख्या में तो लोग नहाते ही नहीं थे, कपड़े भी नहीं धोते थे, कपड़े होते ही नहीं थे लोगों पे, धोएंगे क्या। कारें नहीं धुलती थी, फर्श नहीं धुलते थे, कूलर नहीं चलते थे और दुनिया भर के यूजेस हैं। वॉशिंग मशीन्स कितना पानी खर्च करती हैं। इसके अलावा जो फ्लश टॉयलेट्स हैं, एक बार फ्लश करो तो 8 लीटर पानी गया। तो जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए हैं उससे पानी की खपत बढ़ी है। तो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ वाटर तो हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। जो वाटर के सोर्सेज थे उनका सारा पानी हमने खींच करके, और एग्रीकल्चर में भी बहुत पानी लगता है आजकल क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं उसमें बहुत पानी लगता है। पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे तो ये अलग बात है कि प्रोडक्टिविटी भी लो थी। तो अब प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो उसके साथ ही पानी की खपत भी बढ़ी है। तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ से लाएं? क्राइसिस ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। सप्लाई धीरे धीरे कम हो गई और डिमांड बढ़ती गई। ये बड़ा अजीब सा एक क्राइसिस है और इसका कोई आसान हल तो नहीं दिखाई दे रहा है। शायद रिसाइकिल करने से कुछ समस्या हल हो जाए, पर देर अवेर हमें एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ वाटर तो निकालना ही पड़ेगा। और उसमें समुद्र के पानी का संशोधन किसी तरीके से अगर शोधन हो जाए तो शायद काफ़ी राहत मिलने लगे। कई देश हैं दुनिया में जहाँ समुद्र का पानी इस्तेमाल होता है शोधन करके। दुबई है, सिंगापुर है, बहुत देशों में। वो टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, अगर हमारे साइंटिस्ट और गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो शायद कोई सस्ते ऑल्टरनेटिव्स निकल आए, उसी से समस्या हल होगी। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि पानी की समस्या आसानी से हल हो पाएगी। सभी प्रांत लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जी, हम भी लड़ रहे हैं। 4 राज्य तो यमुना पर टिके हुए हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली। उधर दक्षिण में कावेरी वाटर्स को लेके विवाद है ही है। तो सभी जगह पानी के लेकर के विवाद है। सरकार को इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा कि पानी के लिए क्या किया जाए, कहाँ से एक्स्ट्रा पानी लाएं। जी और अब तो देख ही रहे हैं, हम रोजाना एनजीटी के ऑर्डर्स देख रहे हैं जी, और लापरवाही उजागर हो ही रही है। सर आपने बताया यमुना आरती का कार्यक्रम पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है। आपने बताया कि ये कैसे प्रारंभ हुआ और क्या इसके लक्ष्य हैं। तो अब तक इस कार्यक्रम को आप क्या मानते हैं, कितनी सफलता मिली है अपने लक्ष्य प्राप्ति में? बुनियादी तौर पर इसका कोई टाइम बाउंड लक्ष्य था नहीं। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें सिर्फ बड़ा सीमित उद्देश्य था, जिसका कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए नदी से, उनको कैसे किसी बहाने से नदी पर लाया जाए। और जब वो वहाँ आएंगे तो नदी की हालत देखेंगे, उनको आक्रोश आएगा और वो शायद आंदोलन के लिए प्रेरित होंगे। तो उतना लिमिटेड काम तो हम कर पाए हैं। आज यमुना नदी की हालत से हर आगरावासी वाकिफ़ है, उत्तेजित है, और हमें काफ़ी आश्वासन भी मिले हैं कि अगर कोई बड़ा आंदोलन हम शुरू करते हैं तो उसमें हज़ारों लोगों की हिस्सेदारी रहेगी। पर हम काफ़ी उम्मीद से हैं कि अगर लगे रहे ऐसे तो ज़रूर आगरा वाले इकट्ठे होंगे और कुछ नतीजा निकलेगा।
और हम नेताओं पर भी काफ़ी दबाव बना पाए हैं, क्योंकि इस दौरान आरती के लिए लगभग हर पार्टी का नेता वहाँ आ चुका है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस चुनाव के बाद वो बहुत सक्रियता से इस समस्या से निपटेंगे। जी हमारे पास अभी ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम जो वाहनों को यूज़ कर रहे हैं भले ही उनका यूज़ करना कम कर दें लेकिन पॉल्यूशन पर रोक लग सके, ऐसा कोई तरीका जो भारत में क्रियान्वित किया जा सके? तरीके तो बहुत सारे हैं जिससे पोल्यूशन कम हो सकता है। एक तो जैसे मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स स्कूटर क्यों चलाते हैं, वो साइकिलें क्यों नहीं चलाते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? मतलब हर स्टूडेंट तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आ नहीं रहा है, बगल में रह रहा है उस पर तब भी स्कूटर में आ रहा है। हम लोग तो पैदल जाया करते थे, साइकिलों पे जाते थे, अभी भी गांव से लोग आते हैं। तो स्कूलों में तो कंपलसरी कर देना चाहिए साइकिल चलाना, वहाँ स्कूटर अलाउ ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए जी। प्राइवेट कार्स की जगह बड़ी बड़ी अच्छी एयर कंडीशन बसेस हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और उसको बल्कि उसको फ्री कर दिया जाए तो और भी अच्छा है, जिससे कि हर कोई उसका फ़ायदा उठा सके और उससे पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल भी कम खर्च होगा हिंदुस्तान का। आने वाले टाइम में तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। समय की ज़रूरत है बदलाव होना, मानसिकता में भी और साधनों में भी। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए। धन्यवाद। तो अभी तक आपने सुना हमारे पर्यावरणविद श्री बृज खंडेलवाल जी को। अभी चलिए आपको ले चलते हैं यमुना आरती स्थल पर, यानी कि एतमादौला व्यू पॉइंट पर। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आरती के लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं और वहाँ पे आरती कैसे होती है, और वहाँ पे कुछ लोगों से भी जानेंगे कि वहाँ उन्हें आरती में आकर कैसा लगता है। चलिए देखते हैं जाकर। ओम जय यमुना माता मैया, जय यमुना माता। जो नावे फल पावे, दुख सुख की दाता। ओम जय यमुना माता। पावन श्री यमुना जल अगम बहे धारा, मैया अगम बहे धारा। जो जन शरण में आया, कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना माता। जो जन प्रातः ही उठ कर नित नित स्नान करे, मैया नित नित स्नान करे। यम के त्रास न पावे, जो जन ध्यान करे। ओम जय यमुना माता। कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही, मैया तुम्हारी अटल रही। तुमरा बड़ा महात्म चारों वेद कही। ओम जय यमुना माता। आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो, मैया प्रभु अवतार लियो। नित निर्मल जल पीकर कंस को मार लियो। ओम जय यमुना माता। नमो मात भय हरणी, शुभ मंगल करनी, मैया शुभ मंगल करनी। मन बेचैन भया है, तुम बिन वैतरणी। ओम जय यमुना माता। जय यमुना माता, मैया जय यमुना माता। जो नावे फल पावे, सुख दुख की दाता। ओम जय यमुना माता। बोल यमुना मैया की जय, जय मथुराधीश महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। सर आपका नाम?
डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं पिछले 2 साल से लगभग 2 साल से यमुना आरती में शामिल हो रहा हूँ और हफ्ते में 2 या 3 दिन आता हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? बहुत आनंदित महसूस करता हूँ अपने आप को, बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हम यमुना किनारे खड़े तो होते हैं। लोग इस नदी को भूल चुके हैं, शहरवासी अधिकतर भूल चुके हैं कि शहर में एक बहुत बड़ी और यशस्वी नदी बहती थी किसी ज़माने में। अब तो एक नाला बन के रह गई है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन एक ज़माना था जब इस नदी की वजह से पूरा शहर आबाद हुआ था। बड़ी बड़ी इमारतें इस शहर के नदी किनारे बनी, जैसे ताजमहल है, लाल किला है। और आज भी इस नदी की उपयोगिता ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन लगभग ना के बराबर रह गई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शैलेंद्र नरवार है और विगत जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 2 साल से रिवर कनेक्ट अभियान से हम सभी लोग एक टीम रूप में जुड़े हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि यमुना की स्थिति कहने को एक नदी है, एक ऐतिहासिक नदी है, लेकिन आज ये केवल एक नाले के रूप में तब्दील हो गई और ऐसा लगता है ये एक मेला ढोने वाली एक रेलगाड़ी के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो हम लोगों का यही है कि सारे लोग अवेयर हों और इस आगरा की ही नहीं बल्कि बहुत से जिलों की जीवन रेखा है उसको बचाएं। और निश्चित रूप से एक बार जब इसके किनारे आएंगे तो जो अलौकिक शांति और सुकून उन्हें मिलेगा वो यहीं आकर के मिल सकता है और बहुत से जीवन में परिवर्तन भी उन्हें देखने को मिलेंगे, वो इस नदी के किनारे आकर के उन्हें मिलेंगे। तो अधिक से अधिक लोग आएँ और इस नदी को बचाने की मुहिम में हमारे साथ दें। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रंजन शर्मा है जी। कब से आ रहे हैं आप? मैं इस अभियान में शुरू से ही शामिल हूँ जी। और हमारा ये अभियान यमुना की प्रदूषण को रोकने के लिए है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र आती है आज की तारीख में, वो ऐसे नाले, ऐसे 22 नाले जो यमुना में गिरते हैं, पानी आता नहीं है और नाले गिरते हैं, लिहाजा पानी यमुना में सिर्फ नालों का पानी रह गया है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि इस पर रोक लगाने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं, जो कि लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसी के लिए आगरा की जनता में जागृति लाने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। शुक्रिया। आप अपना शुभ नाम बताइएगा? मेरा नाम शाहतोष है। कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं दिसंबर 2015 से जुड़ा हुआ हूँ जमुना आरती से। एक्चुअली जमुना आरती के माध्यम से जो जमुना जी में गंदगी फैली हुई है और इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है, इसलिए जमुना आरती से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता हो, जमुना जी में गंदगी कम फैलाएं। और जमुना हमारे मतलब जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन की जो पूरी दिनचर्या है वो जमुना जी से ही जुड़ी हुई है। इसलिए जमुना साफ होगी तो हमारा दिनचर्या भी सही रहेगी। इसलिए जमुना आरती से हम लोग जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन 6 बजे यहाँ जमुना आरती होती है, तो उसमें सभी लोग आते हैं और जमुना आरती। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक राजपूत। मैं यमुना आरती से शुरू से जब से 1 अप्रैल 2015 शुरू हुई है तब से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक दिन शाम को यहाँ आरती करते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक करते हैं कि जहाँ सरकार सोई हुई है वहाँ जागरूक होकर सरकार से मांग करें और यमुना में जल प्रवाह को बढ़ाने के लिए। आप कुछ बताएं? बोलो पहले। हाँ हाँ कोई नहीं। कम से कम आरती के साथ शॉट ले लो इनका, आरती पकड़ लेंगे बाबा। तो हो गया। कुछ भी आप बताना चाहें तो? भाई तो बताइए। हमारा तो क्या की जय हो रही है और क्या करना है, आनंद आ रहा है। आनंद आ इससे बढ़िया कोई स्पॉट है नहीं आगरे में, ये तो सही बात है। नहीं सर, मेहताब बाग भी बढ़िया स्पॉट है, बहुत तो क्या है, बहुत शानदार स्पॉट है मेहताब बाग में। वो रेडीमेड मिला है, ये आप लोगों ने शायद सबने मिलकर बनाया है, तैयार किया है। ये अभी पेंट भी कल परसों ही हुआ है ये गेट। और मतलब नई नई चीज़ें रोज रोज होती रहती हैं यहाँ पे। ये सब बह गया था, ये सब बह गया था बाढ़ में, पिछले साल सब कुछ बह गया था, नए सिरे से सब तैयार हुआ है, तो फर्क तो है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।